थंबनेल को देखकर आप समझ चुके होंगे कि इस लेक्चर में हम वेक्टर्स के किन टर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का यह वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर को देखने के बाद आप आगे के जितने भी अभी वेक्टर्स के लेक्चर्स आएंगे उसको बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आज के लेक्चर को आप बिना स्किप करके देखें, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर है, जिसमें हम यहाँ पर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फॉर्म के बहुत कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। अभी हम सीखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर को समझने के बाद फिजिक्स के अंडर, वेक्टर्स के अंडर खास करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले अच्छे से पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उसके बाद फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे। तो पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, इसे सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस यह बेसिकली किसी भी स्पेस में तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, इसमें से एक लाइन को एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस और तीसरे को जेड एक्सिस एज्यूम किया जाता है। अब इस तीनों लाइन से जो स्पेस यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है, उसे 3 डायमेंशनल स्पेस कहा जाता है। 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब इसमें लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। अब ये तीनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को यहाँ पर इसे ओरिजिन कहा जाता है, इसको ओरिजिन कहा जाता है। अब इस स्पेस में मतलब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, जैसे हम इस पॉइंट को लेते हैं, इसका नाम P, अगर मतलब इसका थोड़ी देर के लिए इसका नाम हम मानते हैं P है, तो एवरी पॉइंट का यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स होगा, x, y और z। और पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर याद रखना है। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट का ही होता है, किसी पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर डिफाइंड किया जाता है। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन पर होगा और टर्मिनल पॉइंट खुद वही पॉइंट होगा। मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को अगर हमें यहाँ पर डायग्राम से दिखाना है तो इसे हम सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से। ये ओरिजिन से हम इसको ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, चूँकि वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है, टर्मिनल पॉइंट खुद वही पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एरो हेड लगा देंगे। तो एरो हेड लगाने से अब क्या हो गया, यह हमारे सामने एक वेक्टर दिख रहा है, वेक्टर OP। तो इसका एक और नाम हम रख देते हैं, मान लेते हैं R। तो यहाँ पर वेक्टर R, जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, और टर्मिनल पॉइंट खुद वही पॉइंट है। तो ये जो वेक्टर हमारे सामने दिख रहा है R, जिसका ओरिजिनल नेम वेक्टर OP है, जिसमें O इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, यह टेल भी कहा जाता है। P इस वेक्टर का हो गया टर्मिनल पॉइंट, जिसको हेड या टिप भी कहा जाता है। तो ये जो वेक्टर यहाँ पर हम इसको लिखे हैं, यह पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर याद रखना है हमेशा एक पॉइंट का होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होगा, टर्मिनल पॉइंट खुद उसी पॉइंट पर होगा। अब मैथमेटिक्स में अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है तो हम उसका डिस्टेंस ओरिजिन से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला है यहाँ पर, इस पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से, जो कि लाइन सेगमेंट OP की लेंथ के बराबर होगा, और इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है अंडर रूट इस तीनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम, x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पर OP एक्चुअल में इस वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जब उसके टर्मिनल पॉइंट या उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मालूम है, तो आसानी से इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर OP इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से
आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें p का वैल्यू 2 -3 4, तो यहाँ पर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या नाम हो जाएगा, वेक्टर OP। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट फिक्स है, ओरिजिन होगा, टर्मिनल पॉइंट खुद वही पॉइंट होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये सिंबल हो गया। दूसरा ये सिंबल, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानते हैं, वेक्टर का जो नेम होता है उसको मॉडुलस के इनसाइड लिखते हैं, और यह क्या होगा, यह हो जाएगा √x², x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4 + 9 + 16, तो 16 4 20 और 9 मिलकर कितना हो गया, √29। √29 इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब जो इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हमें सीखना है आज, वह है किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स फॉर्म किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, और अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट्स फॉर्म्स अगर हमारे सामने लिखा हुआ है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर 3 स्पेसिफाइड वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स फिजिक्स में ऑलरेडी डिफाइंड कर दिया गया है, जिसमें से एक x एक्सिस के अलोंग होता है, दूसरा यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग होता है, और तीसरा यूनिट वेक्टर z एक्सिस के अलोंग होता है। इसके लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है, ये यूनिवर्सल सिंबल है i कैप, j कैप और k कैप। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट का या किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट्स फॉर्म इन्हीं 3 यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अब ये सीखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले हम डिफाइंड कर देते हैं। ये जो 3 यूनिट वेक्टर्स हैं इसको किस तरह से डिफाइंड किया गया है फिजिक्स में, सबसे पहले इसको हम डिफाइंड करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सीखेंगे, फिर हम यहाँ पर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म्स इन 3 यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ये सब सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर यह तीनों यूनिट वेक्टर को डिफाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फिर से रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको एज्यूम करते हैं, इस एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस, और एबव यह जो लाइंस जा रहा है इसको पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये तीनों ही एक दूसरे पे क्या होता है, याद रखना है हमेशा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये परपेंडिकुलर होगा एक्स जेड एक्सिस वाई एक्सिस पे, एक्स होगा परपेंडिकुलर वाई पे, और वो जेड होगा एक्स पे। ये हमेशा याद रखना है कि ये तीनों ही लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस पे एक हम पॉइंट एज्यूम करते हैं ए। अब किसी भी पॉइंट का जो कि एक्स एक्सिस पे होगा, कोई भी पॉइंट जो अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ से हम मान लेते हैं इस ओ ए, ये जो ओ ए है इसका लेंथ मान लेते हैं 1 यूनिट। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं 1,0,0 होगा, चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कुछ न कुछ होगा, लेकिन वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। एक दूसरा पॉइंट हम लेते हैं बी, वाई एक्सिस पे। तो ऑफकोर्स वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई और मतलब एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 1, 0, और सी लेते हैं जेड एक्सिस पे एक पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं 0, 0, 1। ठीक है, तो ये तीनों ही लेंथ मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी, इस तीनों का लेंथ यहाँ पर इक्वल है 1 यूनिट। ये तीनों आपस में लेंथ में इक्वल है और तीनों का लेंथ का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट। अब अगर हम यहाँ पर एरो लगा दें, यहाँ पर ये ए पर एरो लगा दें तो हमारे सामने एक वेक्टर दिखाई दे रहा है, वेक्टर ओ ए। उसी तरह से बी पर अगर एरो लगा दें तो एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर दिखाई दे रहा है ओ बी। वेक्टर ओ ए यह एक खास डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। खास डायरेक्शन में इसलिए कि वेक्टर ओ ए यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो वेक्टर ओ ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर
वेक्टर ओ ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एक खास बात, चूंकि इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है 1 यूनिट, मतलब यह जो वेक्टर ओ ए है इसका डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है ही, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट। और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है वह यूनिट वेक्टर कहलाता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के विद इन, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हो उसे यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वेक्टर ओ ए जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, मतलब यूनिट वेक्टर है, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो फिजिक्स में यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इसके लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है आई कैप। मतलब यहाँ पर वेक्टर ओ ए यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और इसको डिनोट किया जाता है फिजिक्स में आई कैप से। ठीक है, आई कैप से। उसी तरह से वेक्टर ओ बी यह पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है और ओ बी का भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो मतलब यहाँ पर यह वेक्टर ओ बी यह भी यूनिट वेक्टर है, किस एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और इसको फिजिक्स में डिनोट किया जाता है जे कैप से। तो यहाँ पर ओ बी यह यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन, और इसे डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल जे कैप से। अब अगर हम सी पर भी एरो लगा दें, तो फिर से यह वेक्टर ओ सी, और यहाँ पर ओ सी का मैग्नीट्यूड कितना है, ओ सी का लेंथ का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो ओ सी वेक्टर यह पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड चूंकि 1 है, तो यह वेक्टर भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वेक्टर ओ सी यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में दिख रहा है। और फिजिक्स में इसके लिए भी सिंबल फिक्स कर दिया गया है के कैप। तो यहाँ पर ओ सी यह क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल के कैप से। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अब से यूनिट वेक्टर डिनोट किया जाएगा जे कैप से, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाएगा के कैप से। ये यूनिवर्सली या कह सकते हैं कन्वेंशनली सिंबल हैं फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ठीक है, यह वेक्टर ओ ए क्या हो गया, आई कैप, ओ बी हो गया जे कैप और ओ सी हो गया के कैप। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर अब अगर इस 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर होगा तो अब उस वेक्टर को हम इसी 3 वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए मेथड बताया गया है, उस मेथड को अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पर लेक्चर पे पूरा कंसंट्रेट करके बिना स्किप करके देखना है एवरी चीज़ को, तभी ये सारा कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएंगे और फिर आप वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम अपने माइंड में अच्छे से बिठा सकते हैं, जो कभी आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और रफ डायग्राम जिसमें आई कैप, जे कैप और के कैप शो करेंगे किसी दूसरे वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि या तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा या वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में या जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। बाद में वो किसी और डायरेक्शन में होगा तो फिर हम उसको आई, जे और के कैप के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा ही बोल लिए हैं, इतना नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बता चुके हैं कि अगर एक चीज़ हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में, वेक्टर वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है, ये हम मान लेते हैं वेक्टर ए है, और वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड अगर हम मान लेते हैं 4 यूनिट, ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं 4 यूनिट।
तो इसका एक जो यहाँ पर यूनिट है, यह जो दिख रहा है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो हर एक पार्ट का मतलब हर एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट के बराबर। तो अगर इसका 1 यूनिट के बराबर यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जानते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। और अगर हम यहाँ पर एरो लगा देते हैं इस तरह से, ये एरो लगा देते हैं, तो यह अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट, मतलब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और यह वेक्टर मतलब यह यूनिट वेक्टर वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम इस वेक्टर का नाम क्या लिखेंगे? ए कैप। ठीक है, बता चुके हैं ये सब ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में, वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर में। तो यह वेक्टर ए कैप है, ठीक है। ए कैप इसलिए है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कोई भी वेक्टर अगर कैप लगा रहता है तो यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट। और इसका डायरेक्शन चूंकि वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम ए कैप लगा, मतलब ए कैप हम लिखे हैं। अगर वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता तो इसे बी कैप लिखना होता। अब अगर हम यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर इस तरह से लिखें, ठीक है, तो इस वेक्टर का नाम अब हम क्या लिखेंगे? इस वेक्टर का नाम हम क्या लिखेंगे? चूंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर यह वेक्टर वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इससे अगर हम कंपेयर करें तो इससे यह 3 गुना मतलब दिखाई दे रहा है, इससे यह वेक्टर इससे 3 गुना दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ए कैप। कैप हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर ए कैप इंटू 3 ए कैप नहीं होगा बल्कि -3 ए कैप होगा, चूंकि डायरेक्शन यहाँ पर वेक्टर ए के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ए कैप। तो -3 ए कैप, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे जिससे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो यह क्या हो जाता है? -3 का मॉड इंटू ए कैप का मैग्नीट्यूड। तो -3 नंबर है, इसका मॉडुलस 3 होगा, और ए कैप वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ पर 3 यूनिट आ गया। तो ऑफकोर्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट होगा, लेकिन चूंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए वेक्टर ए कैप के डायरेक्शन में अपोजिट होने के वजह से हम इसे लिखते हैं -3 ए कैप। कैप हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन देता है। कैप और जो नंबर का साइन होगा वो मिलकर वेक्टर का डायरेक्शन देता है, ठीक है। जैसे अगर हम जानना चाहें 4 ए कैप, ठीक है, जस्ट सिंबल से 4 ए कैप, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो ऑफकोर्स यहाँ पर ए कैप में जो नंबर मल्टीप्लाइड है वह पॉजिटिव है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा। और अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका जानना चाहें तो मैग्नीट्यूड जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड है उसी नंबर के वैल्यू के बराबर होगा, तो यहाँ पर +4 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अगर हम जानना चाहें -5 बी कैप, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो ऑफकोर्स यहाँ पर बी कैप के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है निगेटिव है, तो -5 बी कैप, इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन में नहीं होगा बल्कि वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब वेक्टर बी कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस सिंबल से यहाँ पर ये क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा -5 का मॉड, मतलब 5 यूनिट, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर यह आई कैप, जे कैप और के कैप के कुछ दूसरे वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम फिर से मतलब एक डायग्राम फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें ये सब चीज़ सीखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं तो इतने से एग्जाम्पल के बाद तो आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे। ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, ये जेड एक्सिस, और ये हम मान लेते हैं ये आई कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये है हमारा के कैप। ये तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर ये वेक्टर आई कैप है, ये वेक्टर जे कैप है, और ये वेक्टर के कैप है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, एक वेक्टर, ये एक वेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर
यहाँ पर अगर हम इसको आई, जे या के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो इस कॉन्सेप्ट्स को, मतलब इधर जो हम आपको बताए हैं इसके बेसिस पर हम इसे या तो सिर्फ आई या सिर्फ जे या सिर्फ के टर्म में आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको पॉज करके आप इसका सबसे पहले आई, जे या के किसके टर्म में इसका नाम लिखा जा सकता है आप खुद से करें। हम यहाँ पर इसका नाम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह वेक्टर आई के पैरेलल है। सबसे पहले देखना है कि यह वेक्टर इस तीनों वेक्टर में, मतलब आई कैप और जे कैप या के कैप, इस तीनों में से किसके पैरेलल है। तो यहाँ पर दिख रहा है यह वेक्टर इस वेक्टर आई कैप के पैरेलल है, लेकिन इस वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और इसका यहाँ पर इसका लेंथ इस वेक्टर आई कैप के लेंथ के 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है। तो अब चूंकि इस वेक्टर का लेंथ इस वेक्टर आई कैप के 3 टाइम्स दिखाई पड़ रहा है और इसका डायरेक्शन इस आई कैप के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, -3 आई कैप, -3 आई कैप। तो -3 आई कैप मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर आई कैप के डायरेक्शन के अपोजिट, और वेक्टर आई कैप का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन की ओर होता है। अब चूंकि यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाइड किया गया है आई कैप को, तो ऑफकोर्स इस वेक्टर का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की ओर होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की ओर तो यह होगा नहीं, चूंकि यह प्लस से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है और फिगर में भी दिखाई दे रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, -3 का मॉड, ठीक है, बताए हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं फिर से, तो इस वेक्टर का नाम आई, जे या के, इस तीनों में से किसी एक के टर्म में किस तरह से लिखेंगे, फिर से ऑब्जर्व करना है कि यह किस यूनिट वेक्टर के पैरेलल है। तो दिख रहा है यहाँ पर यह वेक्टर जे कैप के पैरेलल है, वेक्टर जे कैप के पैरेलल है। और इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर जे कैप के डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो हमें यहाँ पर देखना है कंपेयर करके कि इसका लेंथ इस जे कैप के वेक्टर के कितना टाइम्स है। तो 1 2 3 4, इस वेक्टर का लेंथ इस जे कैप के वेक्टर के लेंथ के 4 टाइम्स दिखाई दे रहा है। मतलब इसका लेंथ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 यूनिट, और डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इसका नाम +4 जे कैप होगा। +4 इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं कि इस बार इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम टू सेम वेक्टर जे के डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका नाम हो गया 4 जे कैप। तो इस वेक्टर को हम यहाँ पर किसके टर्म में एक्सप्रेस किए हैं, यूनिट वेक्टर के टर्म में, आई कैप के टर्म में। इसको हम किसके टर्म में एक्सप्रेस किए हैं, जे कैप के टर्म में। तो कोई भी वेक्टर इस तरह से स्पेस में जो या तो सिर्फ किसी एक एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या जेड एक्सिस के पैरेलल हो, उसे हम यहाँ पर इस 3 स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर के टर्म्स में से किसी एक के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको जानना चाहें, इस वेक्टर का नाम यहाँ पर इस तीनों यूनिट वेक्टर में से किसके टर्म्स में लिखना, मतलब लिख सकते हैं। तो अब आपका सीधा आंसर होगा, हम इसको वेक्टर के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के कैप के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस लग रहा है। डायरेक्शन इस के कैप के डायरेक्शन का अपोजिट है, तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा -2 के कैप, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स यहाँ पर कंक्लूजन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कोई भी वेक्टर जो 3 डायमेंशनल स्पेस में तीनों में से किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो, हम उस वेक्टर को एग्जैक्टली इस 3 यूनिट वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के टर्म्स में इस तरह से इजीली वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह एराइज होता है कि अगर कोई भी वेक्टर जो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा, लेकिन वह किसी एक एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, अदर देन पैरेलल हो, तो क्या हम उस कंडीशन में उस वेक्टर को इस तीनों वेक्टर में से किसी एक या इससे एक से अधिक यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं?
तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। अगर कोई वेक्टर यहाँ पर इस तीनों में से किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, किसी एक एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उस कंडीशन में उस वेक्टर को हम यहाँ पर इस तीनों वेक्टर के मतलब इस आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तीनों के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। और उसी एक्सप्रेशन को वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म्स कहा जाता है, जो अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं और इस तरह से जो हम अभी सीखे हैं इसी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर यूज़ करके इसको समझेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को वेक्टर आई कैप, वेक्टर जे कैप और वेक्टर के कैप के टर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इसको समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह y एक्सिस है, यह मान लेते हैं z एक्सिस है, यह x एक्सिस है, यह ओरिजिन है, यह पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से और इसका नाम हम ले देते हैं एक वेक्टर r। तो यहाँ पर r, वेक्टर r जिसका दूसरा नाम है वेक्टर OA। वेक्टर r मतलब वेक्टर OA को रिप्रेजेंट करता है और यह पॉइंट A के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। और यहाँ पर वेक्टर OA, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, कितना होगा, √x² प्लस y² प्लस z²। ये हम क्यों लिख रहे हैं इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अब ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम यहाँ पर दो एक्सिस मतलब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई पॉइंट यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या शो करता है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट शो करता है कि उस पॉइंट तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं जब हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसका मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ओरिजिन से अगर जर्नी स्टार्ट करते हैं, अगर ओरिजिन से हर बार किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए उस पॉइंट तक पहुंचना होता है ओरिजिन से चलकर। तो ओरिजिन से यहाँ पर चलना है सबसे पहले x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के अलोंग, कितना यूनिट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये x यूनिट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना यूनिट हो गया, x यूनिट। पहुँच गए A पर। अब इसके बाद हम 90 डिग्री का टर्न लेंगे y एक्सिस की तरफ, यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेंगे, चूँकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट x एक्सिस पर x यूनिट चलने के बाद किसी पॉइंट पर अगर हम पहुँचते हैं तो वहाँ से 90 डिग्री का टर्न, या तो हमें यहाँ पर एबव या बिलो, ये डिपेंड करता है कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव है। चूँकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो अब हम यहाँ से y कोऑर्डिनेट के पैरेलल y यूनिट चलेंगे और अपने आप को जहाँ पर रोकेंगे वह हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट P को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x, y, z है। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह से लॉजिकली ये 3 पॉइंट x, y, z यह इस पॉइंट तक पहुँचने का रास्ता हो गया, जिसमें हम x एक्सिस के अलोंग x यूनिट चलेंगे, y एक्सिस के अलोंग y यूनिट चलेंगे, फिर z एक्सिस के अलोंग z यूनिट चलेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक आए हैं, ये x हो गया, फिर यहाँ पर ये y यूनिट चलेंगे किसके पैरेलल, y एक्सिस के अलोंग का मतलब हो गया या तो उस एक्सिस पे चलना है नहीं तो उसके पैरेलल। तो यहाँ पर हम x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं। तो x एक्सिस के अलोंग मतलब या तो x एक्सिस पर ही चल रहे हैं या उसके पैरेलल चल रहे हैं। तो x एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट चलेंगे, x यूनिट। फिर यहाँ से 90 डिग्री का टर्न, y एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट चल रहा है, y यूनिट। और फिर यहाँ पर फिर ये x y के प्लेन पर हम 90 डिग्री के मतलब एबव, जहाँ पर पॉइंट जिस पॉइंट पर हम पहुँचे यहाँ पर B पर पहुँचे, तो इस B पॉइंट से फिर हम 90 डिग्री का टर्न या तो एबव या बिलो किसके पैरेलल, Z एक्सिस के पैरेलल चलेंगे।
तो यहाँ पर हम ये हो गया हमारा इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कितना यूनिट चलना होगा, जेड यूनिट, और जिस पॉइंट पर हम पहुँचेंगे उस पॉइंट का नाम ये होगा। ये कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, ये तो वेक्टर है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर एरो लगा दें, यहाँ पर अगर हम एरो लगा दें, यहाँ पर एरो लगा दें, यहाँ पर एरो लगा दें और यहाँ पर एरो लगा दें, तो कहने का मतलब हमें एक्स यूनिट चलना पड़ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन की ओर, वाई यूनिट चलना पड़ रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन की ओर, और जेड यूनिट चलना पड़ रहा है यहाँ पर जेड यूनिट पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं यह ओ ए वेक्टर है, यहाँ पर एरो लगा दिए हैं, तो यह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स यूनिट। यह ओ ए कितना है, ओ एक्स है, ए बी वाई है और बी ए। अच्छा, इसका नाम बदल देते हैं, ए एम वाई है और एम ए। अच्छा, इसी का नाम बदलना होगा, सॉरी, ठीक है। एन ओ एन एक्स है और फिर एन एम कितना है, वाई है, और एम ए ये जेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ एन अब चूंकि वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स यूनिट, और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ एन वेक्टर। ये अभी हम सीखे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप। वेक्टर ओ एन को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एक्स यूनिट है और डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन की ओर, इस वजह से हम इसका नाम लिखेंगे एक्स आई कैप। फिर एन एम इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाई यूनिट है और किसके डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन की ओर, तो इसका नाम हो जाएगा वाई जे कैप। और उसी तरह से यहाँ पर एम ए वेक्टर एम ए, यह वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है जेड यूनिट और यह जेड एक्सिस के डायरेक्शन की ओर है, भले ही हट के है बट डायरेक्शन तो जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन की ओर ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेड के कैप। तो ये तीन यहाँ पर एक्स वाई और जेड, इस तीनों को हमने वेक्टर में यहाँ पर वेक्टर के टर्म में लिखा है, ठीक है। अब वेक्टर का ट्रायंगल एडिशन, एक चीज़ और, यहाँ पर यह परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि हम इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ट्रायंगल वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इस ट्रायंगल में लगाते हैं। कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एन एम, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ओ ए, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एन एम, इन ट्रायंगल ओ एन एम वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन एम बराबर वेक्टर ओ एम। तो यहाँ पर एरो लगाना होगा एक इस तरह से, वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन एम, ये दोनों का साइकिल सेम है, और वेक्टर ओ एम इसका साइकिल अपोजिट है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन एम इक्वल्स टू वेक्टर ओ एम, मतलब वेक्टर ओ एन जिसको हम एक्स आई कैप लिखेंगे, और वेक्टर एन एम इसको हम लिखेंगे वाई जे कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर हमको मिल गया, मतलब ये वेक्टर ओ एम यह है कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। और यह है हमारा एक्स आई कैप, यह है वाई जे कैप, इसको सबको लिख देते हैं, और यह है हमारा जेड के कैप, ठीक है। अब फिर से इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ एम ए, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम ए, ट्रायंगल ओ एम ए में ये वेक्टर ओ एम, ये दिख रहा है वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम ए, ये दोनों का साइकिल सेम है,
और ओ ए इसका साइकिल अपोजिट है। तो कहने का मतलब वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम ए इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम ए, वेक्टर एम ए इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ है, और वेक्टर ओ ए का नाम वेक्टर आर है। ठीक है, अब वेक्टर ओ एम इसका वैल्यू हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं। ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और वेक्टर एम ए, वेक्टर एम ए कितना है? जेड के कैप, जेड के कैप, और वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए का नाम यहाँ पर आर वेक्टर है। और तो हम देख सकते हैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसका वेक्टर का नाम था वेक्टर आर, और ये वेक्टर आर यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर चुके हैं। और यही यहाँ पर इस वेक्टर का आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में लिखा गया यह वैल्यू इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x, इसको इधर लिखते हैं, r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या कहलाता है? कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म कहलाता है। किसी भी वेक्टर को अगर हम इस तरह से आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वह एक्सप्रेशन उस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म कहलाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला है, ये तो कॉन्सेप्ट था, अच्छे से समझ चुके होंगे तुम लोग। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक चीज़ और कह सकते हैं कि वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म अगर एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिख रहा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब एक्स कंपोनेंट, ये आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाता है, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है साइन के साथ उसे वाई कंपोनेंट कहा जाता है, तो ये वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर का जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का सम और इसका रूट। ठीक है, ये वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट था। तो एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं इसी के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है, इफ P कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 इज ए पॉइंट, देन राइट द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर, इसका नाम हो जाएगा OP और इसका एक दूसरा नाम दे देते हैं R। और यह फार्मूला हो गया कितना? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। मतलब एक्स वाई जेड अगर इसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, तो इसका कंपोनेंट फॉर्म का एक्सप्रेशन होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है 2, 3, 4। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कंपोनेंट फॉर्म आर। एक्स के जगह पर कितना रखेंगे? 2 आई कैप प्लस वाई के जगह पर 3 जे कैप और जेड के जगह पर 4 के कैप। ये हो गया इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म, ये यहाँ पर फाइंड करना था। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो यहाँ पर तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट पहले ही लगा चुके हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये 16 प्लस 4 20 प्लस 9, तो अंडर रूट 29 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि जब दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक वेक्टर फॉर्म होगा तो उसका कंपोनेंट फॉर्म किस तरह से लिखेंगे। क्योंकि पोजीशन वेक्टर में सिंगल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम रहता है और उसके बाद हम उसका मतलब सिंगल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं रहता है, बल्कि एक पॉइंट तो फिक्स रहता है, ओरिजिन ही रहता है। तो उसका कंपोनेंट फॉर्म हम इजीली वे में लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन जब दो पॉइंट डिफरेंट होंगे और उसको ज्वाइन करने पर जब वेक्टर फॉर्म होगा तो उसके कंपोनेंट फॉर्म्स को किस तरह से लिखेंगे। फिर हम वेक्टर का रिजोल्यूशन फॉर्म,
वेक्टर का रिजोल्यूशन फॉर्म मतलब एक वेक्टर को हम किस तरह से एक प्लेन में, या तो एक्स वाई प्लेन होगा या कोई भी प्लेन होगा, उस केस में हम दो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग उसे किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है उसको समझते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये हम मान लेते हैं पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, z1 है। और ये एक दूसरा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं x2 है, y2 है, z2 है। ठीक है, इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये ए बी होगा। अब इससे दो वेक्टर हो सकता है, एक वेक्टर हो सकता है वेक्टर ए बी, या दूसरा वेक्टर हो सकता है बी ए। तो फिलहाल हम कंसीडर करते हैं वेक्टर ए बी, मतलब ए इनिशियल पॉइंट हो गया, बी टर्मिनल पॉइंट। यह ऑरिजिन है, ए और बी दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं या ज्वाइन कर देते हैं ऑरिजिन से। ठीक है, अब ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ ए होगा, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ बी होगा। ओके, तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल ओ ए बी में यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से हम देख सकते हैं कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ये होगा मतलब वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ठीक है, ये होगा। हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को दूसरी ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर ए बी, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर, ये प्लस है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर का सबसे पहले फाइंड करने का तरीका हो गया, उसके पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। जैसे वेक्टर ए बी लिखना है पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो देख सकते हैं पहले पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर मतलब टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ये टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, और ये है पोजीशन वेक्टर ए का मतलब इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम आपसे पूछना चाहें कि वेक्टर पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्यू को, जो कि पी और क्यू को ज्वाइन करने पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर किसका पोजीशन वेक्टर में किसका पोजीशन वेक्टर घटाएंगे, तो टर्मिनल पॉइंट की क्यू है, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू माइनस इनिशियल पॉइंट है पी, तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर ऑब्टेन होगा वेक्टर पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेक्टर ओ ए, इसका कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर ओ ए मतलब ए का पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म, जब ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है तो इसका कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और फिर यहाँ पर b का पोजीशन वेक्टर ओ बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दिया गया है, तो इसका मतलब ओ बी का कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो यहाँ पर वेक्टर ए बी जो कि ओ बी माइनस ओ ए को रिप्रेजेंट करता है, तो ओ बी का यह वैल्यू हम यहाँ पर अगर लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप और माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब ब्रैकेट अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर x2 i कैप माइनस x1 i कैप, तो दोनों से i कैप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के इनसाइड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप। दूसरा टर्म हो जाएगा y2 माइनस y1
यहाँ पर y2 जे कैप होगा और यहाँ पर माइनस y1 जे कैप होगा। तो जे कैप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के इनसाइड हो जाएगा y2 माइनस y1 जे कैप, और तीसरा टर्म हो जाएगा z2 माइनस z1 जे कैप। तो यहाँ पर यह वेक्टर ए बी का कंपोनेंट फॉर्म इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड कर सकते हैं जब ए और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा। तो ये काम का यहाँ पर कर सकते हैं, एक फार्मूला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड जो जानते हैं ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के लेंथ के बराबर होगा। तो ए और बी जब इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है तो इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 देख सकते हैं इस ए बी का y कंपोनेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड तीसरा टर्म इसमें हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हालांकि यह डिस्टेंस फार्मूला जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया है उससे हमने फाइंड किया है, लेकिन अगर हम गौर से ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। मतलब वेक्टर का जब हम कंपोनेंट फॉर्म लिखेंगे तो उसमें तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम और उसका रूट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म और उसका मैग्नीट्यूड का ये एक्सप्रेशन है। एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इसको समझने के लिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगर हम एक क्वेश्चन में यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर, मतलब ए है हमारा 2 माइनस 3 4 और बी है 1 3 2। राइट वेक्टर ए बी इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है एंड इवेलुएट वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए बी का कंपोनेंट फॉर्म लिखना है, मतलब यहाँ पर लिखना है, लेकिन वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये x1 y1 z1 हो गया और ये x2 y2 z2 हो गया। जब वेक्टर ए बी का वैल्यू निकालना है तब ये ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 एज्यूम करेंगे और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 एज्यूम करेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर ए बी का कंपोनेंट फॉर्म x2 माइनस x1, मतलब b का कोऑर्डिनेट में a के कोऑर्डिनेट को सब करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को, मतलब x कोऑर्डिनेट b का और x कोऑर्डिनेट a का, तो b का x कोऑर्डिनेट में a का x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर इसी तरह से y कोऑर्डिनेट b का, उसके वैल्यू में a के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है और ये सब करके फिर हर एक टर्म में i j k कैप लगा देना है। तो यहाँ पर x2 हो गया 1 माइनस x1 हो गया 2, x2 माइनस x1 हो चुका है। अब इसके बाहर क्या लगाएंगे? i कैप। फिर y2 है हमारा 3 और माइनस y1 है माइनस 3 जे कैप। फिर z2 है 2 माइनस 4 के कैप। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 i कैप, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 जे कैप। और ये 2 माइनस 4 माइनस 2 के कैप। अब माइनस 1 इंटू आई कैप, ये जानते हैं सिर्फ क्या लिखते हैं? माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये वेक्टर ए बी का कंपोनेंट फॉर्म यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने दिया गया है वेक्टर बी ए का। तो जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ा चुके हैं कि अगर ये वेक्टर ए बी है तो ये वेक्टर बी ए, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन सिर्फ दोनों का क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका कंपोनेंट
का स्क्वायर का सम का रूट निकालना है। तो x कंपोनेंट कितना है यहाँ पर, माइनस का मतलब देख सकते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट है 6 का स्क्वायर और z कंपोनेंट है -2, -2 का स्क्वायर। ये 1 हो गया, 36 हो गया और 4 हो गया, तो ओवरऑल ये हो गया √41। तो यहाँ पर वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √41। तो इस तरह से यहाँ पर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है वह बेसिकली किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने में, रिजॉल्व मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और किसी एक एक्सिस के साथ या किसी एक वेक्टर के साथ उसका एंगल दिया रहेगा, तो हम उसको दो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक हो गया एक एक्सिस के डायरेक्शन में और दूसरा उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किस तरह से रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में समझते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक वेक्टर लेने जा रहे हैं कि जो कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसमें सिर्फ दो एक्सिस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक वेक्टर हम एज्यूम करते हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर ए है जो यहाँ पर है। तो बेसिकली जो भी वेक्टर हम लोग मतलब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मैक्सिमम वेक्टर फ्री वेक्टर्स होता है। फ्री वेक्टर्स हम पढ़ा चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि वो वेक्टर जो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसलेट करता है लेकिन अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा मेंटेन करके रखता है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर अगर एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो हर एक पॉइंट पर वह अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बराबर मेंटेन करके रख सकता है या रखना पड़ता है उसको फ्री वेक्टर होने के लिए। तो इस वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से ताकि यह ओरिजिन से, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर हो जाए, ठीक है। अब यह वेक्टर ए है, यह मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है कितना, थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट वेक्टर ए मैक्स एंगल थीटा किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए, सिंबॉलिक फॉर्म में इसे हम ए लिखेंगे, क्वेश्चन में हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड दिया रहे। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है, इसको ओ लिखते हैं, इसको ए लिखते हैं। इसके टर्मिनल पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं एल, ए एल। अब अगर हम यहाँ एरो लगा दें, ठीक है, तो ये वेक्टर ओ एल हो गया और एक एरो यहाँ लगा दें तो ये वेक्टर एल ए हो गया। मतलब ये वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल ए मिलकर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए। तो फिगर में हम कह सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल ए, वेक्टर एल ए। अब वेक्टर ओ एल इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओ एल, और डायरेक्शन देख सकते हैं वेक्टर ओ एल का डायरेक्शन, वेक्टर ओ एल का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं ओ एल है और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। तो इसको अगर हम आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, वेक्टर ओ एल इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड है ओ एल इंटू आई कैप, क्योंकि कैप मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देता है, प्रोवाइड करता है। उसी तरह से वेक्टर एल ए यह वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन की ओर है। तो सबसे पहले वेक्टर एल ए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एल ए, और इसको अगर हम लिखना चाहें यूनिट वेक्टर के टर्म में तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एल ए इंटू जे कैप, चूँकि यह पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर यह ओ एल, यह इस वेक्टर का जो वेक्टर ए है इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स कंपोनेंट। मतलब ओ एल
जिसको इस वेक्टर का नाम a है तो इसे हम लिखेंगे ax। ये हो गया हमारा मतलब इस वेक्टर का x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। और इसी तरह से इसे डिनोट किया जाता है जनरली ay से, और ये कहलाएगा y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। तो अगर हम इस दोनों का वैल्यू निकाल लें तो फिर हम इसे आई और जे के टर्म में लिखकर हम इसके वैल्यू को इसमें लिख सकते हैं। तो फिर से ये वेक्टर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का कोई भी वेक्टर अगर दिया है, उसका एंगल दिया है किसी एक एक्सिस के साथ, तो उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यह एक राइट ट्रायंगल है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल AOL, यह AX है, यह कितना है AY। ठीक है, OL को हम AX एज्यूम किए हैं और LA को AY। तो सबसे पहले AX निकालने के लिए अगर हम इस एंगल को और इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें तो यह इस एंगल के लिए बेस हो गया, यह हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस और हाइपोटेन्यूस के लिए कॉस का फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस थीटा OL बाय OA। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर OL हमारा AX है, इसको हम इधर कर देंगे तो OA cos थीटा इक्वल्स टू OL हो जाएगा। और OA यहाँ पर देख सकते हैं, OA वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मतलब A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर OA मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, जिसका हम सिंबॉलिक फॉर्म में A इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर OL इसको हम क्या एज्यूम किए हैं, AX इक्वल्स टू OA मतलब A cos थीटा। ये हो गया x कंपोनेंट फाइंड करने का शॉर्टकट। फिर उसी तरह से इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लेंगे, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा LA बाय OA होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं OA साइन थीटा, LA और LA को हम क्या एज्यूम किए हैं, AY, जो कि वेक्टर का y कंपोनेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो LA के बदले हम लिख सकते हैं AY इक्वल्स टू OA मतलब A साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर का y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट फाइंड करने का मतलब शॉर्टकट। ठीक है, तो अब यहाँ पर OA इक्वल्स टू OL है यहाँ पर OLI और OL मतलब AX, और AX निकाल चुके हैं कितना, OL मतलब AX को रिप्रेजेंट करता है तो A cos थीटा आई कैप प्लस LA जे कैप। तो LA हम निकाल चुके हैं, LA मतलब यहाँ पर AY कैप है और ये A साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A साइन थीटा जे कैप। तो ये जो वेक्टर हम यहाँ पर लिखे हैं इसको इस फॉर्म में, यहाँ पर जो हम इस वेक्टर OA मतलब वेक्टर A को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं, यह वेक्टर का कहलाता है रिजोल्यूशन। वेक्टर को रिजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व कर दिए, मतलब ब्रेक कर दिए हैं दो अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में। एक कंपोनेंट इसमें से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसमें से दूसरा कंपोनेंट यह वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। तो यह जो कंपोनेंट है ये हमारा AY, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेक्टर को जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया था और एक एक्सिस के साथ एंगल दिया गया था, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है दो वेक्टर के सम के फॉर्म में, जिसमें से एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट मतलब उस कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ये रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है यह अच्छे से मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और थीटा 30 डिग्री जो यह एक्स एक्सिस के साथ सबटेंड मतलब फॉर्म करता है। देन रिजॉल्व वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन। तो वेक्टर ए को यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में रिजॉल्व करके लिखना है, मतलब रिजॉल्व करके मतलब उसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन और वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग लिखना है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स हो गया एक्स कंपोनेंट और ए वाई हो गया वाई कंपोनेंट, या ए एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ए वाई हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ये वेक्टर को यहाँ पर हम इस तरह से लिखने का मतलब हो गया, मकसद हो गया कि इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है और इसमें से एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है। और ए एक्स जानते हैं क्या होता है, ए एक्स होता है ए कॉस थीटा आई कैप और ए वाई होता है ए साइन थीटा जे कैप। और ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, तो 4 इंटू कॉस थीटा, थीटा है हमारा 30 डिग्री तो इसको लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इंटू यहाँ पर बाहर में आई कैप, फिर से ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 4 पुट करते हैं और साइन 30 डिग्री जे कैप। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, आई कैप लगाएंगे बहुत इजी है। ठीक है, एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है जे कैप। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 2 इंटू √3 आई कैप और ये हो गया 2 इंटू जे कैप। तो इस वेक्टर का यह रिजोल्यूशन हो गया है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, बहुत इजी था। इस तरह का क्वेश्चंस, इस तरह का एप्लीकेशंस जब आप वेक्टर्स से डील करेंगे तो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, क्लास 11th हो या क्लास 12 हो, जहाँ कहीं भी वेक्टर्स को इस तरह से रिजॉल्व करना होगा तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम आज यहीं पर अब समाप्त करते हैं और आई होप आपने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फॉर्म्स के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। तो लेक्चर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, और प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।